Hello friend, welcome back to our channel. So today we will solve some important question of Indian Judiciary. So आज की इस क्लास में हम इंडियन जुडिशरी यानी भारतीय न्यायपालिका से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम लाइक यूजीसी नेट एग्जाम एंड सम अदर एग्जाम। तो शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज को। तो यहाँ पे जो इंडियन जुडिशरी का टॉपिक है वो आपके 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट पार्ट इज सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट यानी जो आपके स्टेट में होते हैं। उसके बाद जो आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं जिसमें आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय और सम अदर लोअर कोर्ट। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग एंड अदर टॉपिक इज पॉलिटिकल पार्टी। तो इनसे संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस सीरीज को। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट। तो आज का पहला प्रश्न आपका सुप्रीम कोर्ट पे आधारित है। सो सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 एंड लास्ट ऑप्शन इज 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है स्वतंत्र भारत में और ये सबसे एपेक्स कोर्ट है यानी सबसे ऊपर वाला कोर्ट है ये। इसके ऊपर आपका कोई भी कोर्ट नहीं है एंड टॉप मोस्ट कोर्ट भी आपका सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी कहाँ पे? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। अगर हम बात करें आजादी से पहले यानी ब्रिटिशर के टाइम पीरियड पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता है कि एक एक्ट आया था जिसका नाम था 1773। इस एक्ट का नाम था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसी एक्ट के तहत 1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में एज अ फेडरल कोर्ट के रूप में। तो कलकत्ता में एक फेडरल कोर्ट के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774। तो स्वतंत्र भारत में आपका 26 जनवरी के 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और देख लेते हैं आपके अन्य ऑप्शन। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। तो आप सभी जानते हैं किस दिन भारत को आजादी मिली थी, किसके साथ? पार्टीशन के साथ यानी विभाजन के साथ। उसके बाद आता है 26 नवंबर 1949। तो हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था और इस दिन हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया था यानी उसको अपनाया था। तो इस डे को हम वर्तमान समय में आपका किस डे के रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में आपका मनाते हैं। और ये कब से मनाया जाता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे? तो ये आपका 2015 से ये आपका संविधान दिवस से मनाया जाता है। तो जब 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनने में आपका समय लगा था। तो बहुत सारे जो प्रोविजन थे, बहुत सारे जो प्रावधान थे आपके इस दिन से लागू हो गए थे, इस दिन से इफेक्ट में आ गए थे। लाइक जो आपका सिटीजनशिप का जो नागरिकता से संबंधित प्रोविजन है आर्टिकल 5 to 11। तो यहाँ पे 5 to 9 तक आपका इस दिन लागू हो गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका इलेक्शन कमीशन यानी 324 आर्टिकल है वो भी आपका इसी दिन फोर्स में आ गया था। तो बहुत सारे जो आर्टिकल है वो आपके 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुके थे। उसके बाद 2 मंथ के बाद यानी 2 मंथ के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आता है, लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन को हम वर्तमान समय में किसके रूप में मनाते हैं? रिपब्लिक डे के रूप में यानी गणतंत्र दिवस के रूप में। और इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश ईयर इज 28 जनवरी 1950 और प्लेस इज कहाँ पे? दिल्ली में। ओके।
फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट की मूल संख्या कितनी थी। यानी 1950 में सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते थे, जो न्यायाधीश होते थे, उनकी मूल संख्या आपकी कितनी थी, जो आपका न्यायाधीश थे। तो उनकी मूल संख्या की बात करें तो ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, 8 थी या 25 थी या 30 थी या 34। तो टोटल आपकी उस समय 7+1 आपके जज होते थे, एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 अदर जज। तो अगर बात करें 25, तो 25 वर्तमान समय में इंडिया में आपके टोटल हाई कोर्ट है, यानी टोटल उच्च न्यायालय है, जो कि विभिन्न राज्यों में आपके स्थापित किए गए हैं। बहुत सारे जो स्टेट है उनका 2 राज्यों का एक ही आपका उच्च न्यायालय है, जैसे पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ है आपका। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारे 3-4 राज्य जो है उनका एक ही हाई कोर्ट है। उसके बाद बात करते हैं आपका 34। तो 34 जो है करंट स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट के जजों की। तो यहाँ पे 33+1 आपका ये आपकी करंट स्ट्रेंथ है। तो मूल संख्या कितनी थी आपकी न्यायाधीशों की, तो वो थी आपकी टोटल 8। तो समय समय पे जो पार्लियामेंट होती है वो आपके जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या आपकी बढ़ाती है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान संख्या कितनी है। तो हम सभी जानते हैं कि वर्तमान जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो कितनी है, वो आपकी 34 है और 33 आपके अदर जज है एंड 1 इज सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो संसद ने इसे बढ़ाकर 34 यानी 1 सीजेआई ऑफ इंडिया प्लस 33 अनदर जज आपका कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो जो जज है उनकी संख्या बढ़ाने का एकमात्र जो राइट है, एकमात्र जो अधिकार है वो इंडिया की पार्लियामेंट का है, यानी हमारी संसद का है। उसके बाद मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए कौन सी योग्यता आपकी नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है आपकी नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी होनी चाहिए। तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। उसके बाद आता है 5 वर्ष तक का हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एज अ जज के रूप में। तो 5 वर्ष का हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस। एंड नेक्स्ट इज आपका 10 ईयर यानी 10 साल का आपका एज अ एडवोकेट के रूप में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अधिवक्ता जिसको आप एडवोकेट यानी वकील कहते हैं, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की हो, बहुत सारे केस लड़े हो। उसके बाद आता है आप एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होने चाहिए, यानी प्रतिष्ठित न्यायविद होने चाहिए राष्ट्रपति की नजर में। तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए आपकी क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट इज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक, 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एज अ हाई कोर्ट जज, तो 5 साल का आपका हाई कोर्ट जज के रूप में एक्सपीरियंस। एंड नेक्स्ट इज 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ आपका एडवोकेट। ओके, एंड लास्ट इज प्रतिष्ठित न्यायविद। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपकी कोई भी न्यूनतम आयु का प्रावधान वहां पे नहीं किया गया है। सो दिस इज रॉन्ग। ओके, तो व्याख्या है, सही उत्तर है यह योग्यता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपकी कोई भी आपकी जो मिनिमम एज है वो आपका निर्धारित नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको ओथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। तो उनको ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति। और बहुत सारे जो जज होते हैं आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, और उनका एक सिस्टम होता है जिसको आप कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, उनके परामर्श पर आपकी वरिष्ठता के आधार पे जज बनते हैं और उनको शपथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जब आपके चीफ जस्टिस बन जाते हैं उसके बाद जो अन्य जज होते हैं, तो जो राष्ट्रपति होते हैं, जो सीजेआई है, उनसे परामर्श करते हैं अन्य जजों की नियुक्ति के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहले राष्ट्रपति क्या करेंगे, जो जज होते हैं आपके जो मेन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको शपथ दिलाते हैं।
उसके बाद उनकी परामर्श पे अन्य जजों को आपके शपथ दिलाते हैं, जो आपके 33 अन्य होते हैं। तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और त्यागपत्र सुप्रीम कोर्ट के जज जो है अपना इस्तीफा आपका राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर वी विल मूव अहेड। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके आपके सेवानिवृत्त की आयु क्या है? 60 इयर्स या 62 या 65 या 70? तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सेवानिवृत्त की आयु होती है सर्वोच्च न्यायालय की, वो है 65 ईयर। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो आपकी सेवानिवृत्त की आयु है वो आपका क्या है? 62 साल। तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो किसी भी न्यायालय में आपकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जब आपका सुप्रीम कोर्ट से वो रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जो जज है वो आपका प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पे आपका प्रैक्टिस कर सकते हैं एज आपका एक वकील के तौर पे, एक न्यायाधीश के तौर पे। ओके। फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संवैधानिक आधार क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, उनको हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बोलता है? तो संविधान का उल्लंघन करने पे उनको हटाया जाएगा, या सिद्ध कदाचार या और अक्षमता के आधार पे, या अकुशलता के आधार पे, या आपका करप्शन यानी भ्रष्टाचार के आधार पे। तो यहाँ पे केवल संविधान में आपके केवल 2 आधार उल्लिखित है, यानी 2 ही आधार के बारे में संविधान बात करता है। एक राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट यानी जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति के लिए, वो आती है आर्टिकल 61 में यानी अनुच्छेद 61 में। उसके बाद वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके लिए आप इम्पीचमेंट शब्द यानी महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए आपका किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? सिद्ध कदाचार और अक्षमता यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ओके, सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव शुरू करने के लिए लोकसभा में कितने हस्ताक्षर आवश्यक है? अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो आपका लोकसभा से शुरू होती है, जो आपका निम्न सदन है वहां से शुरू होती है। तो कितने लोगों के, कितने जो एमपी होते हैं उनके आपके हस्ताक्षर मतलब हस्ताक्षर चाहिए उस प्रस्ताव पर? तो वो है आपके 100। तो वहां पे आपके 100 हस्ताक्षर, 100 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर आपका 2/3 बहुमत से आपका वो पारित होना चाहिए, यानी इसके लिए आपका मेजॉरिटी होनी चाहिए। उसके बाद उसको लोकसभा अध्यक्ष को आपका सौंपा जाता है। उसके बाद वो जाता है आपका राज्यसभा में, वहां पे भी आपका फुल यानी मेजॉरिटी से पारित होता है, यानी विशेष बहुमत से पारित होता है। तो ऐसी प्रोसेस है। अगर वो लोकसभा से स्टार्ट हुआ, अगर वो राज्यसभा से स्टार्ट होता है तो उसके लिए आपके कितने लोगों के, कितने एमपी के उस प्रस्ताव पे आपका साइन चाहिए? तो राज्यसभा में है 50। उसके बाद 2/3 बहुमत से राज्यसभा उसको पारित करेगी एंड उसके बाद जाएगा लोकसभा में। लोकसभा भी आपके 2/3 बहुमत से इसको पारित करती है। फिर जाता है राष्ट्रपति। अगर आपका राज्यसभा से पास हुआ तो ऐसी प्रोसेस है, अगर लोकसभा से पास हुआ तो ऐसी प्रोसेस है। लोकसभा के लिए 100 सदस्यों का अनुमोदन, 100 सदस्यों के हस्ताक्षर आपके काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है लोकसभा में 100 सदस्य, फिर अध्यक्ष को सौंपा जाएगा, और राज्यसभा में आपके 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। फिर आता है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, यानी अगर सेंटर और स्टेट के बीच आपका डिस्प्यूट होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? आप सभी को पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास बहुत सारे अधिकार क्षेत्र होते हैं, जिसमें आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार और रिट से संबंधित क्षेत्राधिकार। तो जब हम बात करते हैं कि सेंटर यानी केंद्र प्लस स्टेट, यानी केंद्र प्लस एक स्टेट यानी सेंटर प्लस 1 स्टेट, राज्य या आपका केंद्र प्लस 2 राज्यों के बीच अगर आपका डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए आपका कौन सा ज्यूरिसडिक्शन
आता है तो उसको कहा जाता है मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और ये आर्टिकल 131 में आता है। तो 3 क्राइटेरिया यहाँ पे दिए गए हैं, केंद्र प्लस राज्य, फिर आता है राज्य प्लस राज्य, फिर आता है केंद्र प्लस आपका 2 स्टेट। ओके। और अपीलीय क्षेत्राधिकार, जहाँ पे आप अपील करते हैं, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ये आपके भारत के राष्ट्रपति से आपका रिलेटेड है। राष्ट्रपति यहाँ पे किसी महत्वपूर्ण विषय पे सुप्रीम कोर्ट से आपका एडवाइस ले सकते हैं और ये एडवाइस राष्ट्रपति पे बाइंडिंग यानी बाध्यकारी नहीं होती है। फिर आता है आपका मूल क्षेत्राधिकार रिट वाले, आपको पता होगा कि अनुच्छेद 32 में आती है। अभी डिटेल्स में आपके इस बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आपका प्रश्न आएगा। तो रिट अधिकार क्षेत्र के संबंध में किस न्यायालय का दायरा आपका व्यापक है, सर्वोच्च न्यायालय का या आपका हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या दोनों की समान पावर है। तो जब हम बात करते हैं रिट अधिकार क्षेत्र में, तो आपका जो हाई कोर्ट होते हैं, जो उच्च न्यायालय होते हैं, उनको मोर पावर दी गई है कि कंपैरिजन में सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में। ओके। तो यहाँ पे 226 के तहत अगर आपके जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उनका वॉयलेशन होता है तो एक मौलिक अधिकार उनकी सुरक्षा करता है, उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 से आपका 35 तक आता है। तो 32 में आपका 5 प्रकार की रिट दी गई है, जिसमें आते हैं हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो वहां पे किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर आपका किसी निकट के मजिस्ट्रेट में आपका 100 शरीर उपलब्ध कराना होता है। उसके बाद परमादेश, उसके बाद आपका उत्प्रेषण एंड प्रतिषेध एंड अधिकार शिक्षा, जिसको आप को वारंटो कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और जो हाई कोर्ट होता है 226। तो सुप्रीम कोर्ट को कम पावर दी गई है, हाई कोर्ट को यहाँ पे ज्यादा पावर दी गई है। तो जो उच्च न्यायालय होता है वो आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो विवाद होते हैं उनको भी सुलझा सकते हैं, एंड जो कानूनी यानी लीगल राइट होते हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं, उन दोनों के लिए आपकी रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो केवल आपके मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के लिए आपकी रिट जारी कर सकते हैं। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 11 है आपका, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि जो राष्ट्रपति है उनको एडवाइस लेने की बात करता है, वो है आपका अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 32 या 143 या आपका 226। तो वो आपका करेक्ट आंसर है 143। तो यहाँ पे किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पे राष्ट्रपति आपका सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति पे बाध्यकारी नहीं है। और अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि 14 जो प्रश्न थे उनपे सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की बात कही गई थी, आपने सुना होगा रिसेंटली न्यूज में। उसके बाद बात करते हैं आपके 13 में। तो 13 में आता है आपका न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा का आपका पूरी तरह से उल्लेख नहीं मिलता है कहीं पे भी प्रॉपर। तो ये आपका वर्णन किया गया है बहुत सारे आर्टिकल जो न्यायिक समीक्षा से आपके रिलेट है, जैसे कि 13 हो गया, इसके बाद 21 हो गया, इसके बाद 137 जो आर्टिकल है। तो ये 3 आर्टिकल जो है न्यायिक समीक्षा का थोड़ा थोड़ा आपका वर्णन मिलता है। 32 आप सभी जानते हैं, 226 भी आप सभी जानते हैं। यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यहाँ पे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ओके, अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से किस अनुच्छेद से ली गई है। तो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है मुख्य रूप से आपके अनुच्छेद 13 से संबंधित है। और यहाँ पे न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर व्यवस्थापिका यानी जो पार्लियामेंट है उसने कोई लॉ बनाया, कोई कानून बनाया, और उस लॉ को आपने कार्यपालिका जो है एग्जीक्यूटिव उन्होंने लागू किया, और अब न्यायपालिका का काम है कि उस लॉ को देखना कि कहीं ये आपका संविधान का वॉयलेशन तो नहीं कर रहा है, कहीं ये आपका जो नागरिक है उनके जो फंडामेंटल राइट है उनका उल्लंघन तो नहीं कर रहा। अगर वो उनका उल्लंघन कर रहा है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन भी करता है, तो वहां पे जो न्यायपालिका होती है वो आपकी उसका रिव्यू कर सकती है, उसको दोबारा से मतलब उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकती है। तो रिव्यू मीन्स फिर से उसको देखना। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा NJAR
AC। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा जजों की नियुक्ति करने के लिए एक बनाया गया था प्रोसेस। तो नेशनल जुडिशियल कुछ था इसका नाम, तो 2014 में ये आया था। तो न्यायपालिका ने इसको मतलब असंवैधानिक करार कर दिया था। तो आर्टिकल आपका 99 में इसके बारे में बात कही गई थी। उसके बाद 14 में समानता का अधिकार है, 21 में आपका मौलिक अधिकार है। यहाँ पे आपका बहुत सारी चीजें हैं, जैसे निष्ठा का अधिकार, जीवन से संबंधित अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अच्छा पर्यावरण पाने का अधिकार, स्वास्थ्य, सब इसी में आपका बहुत सारी चीजें आपकी जोड़ी गई है। उसके बाद बात करते हैं हाई कोर्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की। हाई कोर्ट के बारे में अगर बात करें तो ये आपका राज्य के स्तर पे आपके होते हैं, और वर्तमान समय में भारत में आपके टोटल 25 हाई कोर्ट है। एंड यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका हाई कोर्ट से संबंधित। 1862 में भारत में पहले उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किए गए थे? तो 1862 में बात करते हैं भारत में पहले हाई कोर्ट। तो 1861 में एक एक्ट आया था, उसके तहत 1862 में 3 न्यायालय की स्थापना होती है। इनका ऑर्डर वाइज देखे तो CBM, यानी सबसे पहले आपका बना था कलकत्ता, फिर बना था आपका बॉम्बे, एंड फिर बना था मद्रास। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है। और आपने एक प्रश्न और भी पढ़ा होगा कि 1857 में भारत में 3 मतलब जो विद्यालय है, जो विश्वविद्यालय है, उनकी स्थापना हुई थी। तो उनका भी सेम है CBM, तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। फिर आता है किस संशोधन ने संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया? तो ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था जिसने बोला कि 2 और मोर स्टेट के लिए आपका एक ही हाई कोर्ट स्थापित किया जाएगा? तो वो था आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 या 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 19 आपका 15 वाला आया था आपका 19, ये यहाँ पे ईयर नहीं दिया है। फिर आता है 42 1976 एंड 44 1978। ओके, सो 42 आप सभी जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे प्रोविजन आपके ऐड किए गए थे। और 44 जो कि संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया था, यानी एक लीगल राइट बनाया गया था, जो कि 300 क्लॉज ए में आपका रखा गया था। तो यहाँ पे 2 और मोर स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट कौन बोलता है? 7वां संवैधानिक संशोधन। तो यहाँ पे ये काफी इम्पोर्टेंट था। तो इसके बहुत सारा प्रावधान किया गया था, जैसे बोला कि 2 या 2 से अधिक जो राज्य है, 2 और मोर स्टेट के लिए 1 आपका हाई कोर्ट होगा। उसके बाद 2 और मोर स्टेट के लिए यानी 1 या 1 से अधिक राज्यों के लिए आपका क्या होगा? एक ही राज्यपाल की व्यवस्था वहां पे की गई थी, एक ही गवर्नर की व्यवस्था। फिर आता है इस संवैधानिक संशोधन के आपका मतलब पारित होने के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आपके बनाए गए थे। आप सभी जानते हैं कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, तो उसके तहत 14 राज्य और आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और ये आपका एक समिति बनी थी, काफी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम फजल अली के बारे में आपने सुना होगा। फिर आता है 15वां संवैधानिक संशोधन, जो है वो आपका सेवानिवृत्त की आयु से आपका मतलब संबंधित है। तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट है उनकी संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं 25 है। और वर्तमान में 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आपका 25 उच्च न्यायालय है। सबसे लास्ट वाला कौन सा था? जो कि आंध्र प्रदेश का है, अमरावती। तो आपको पता होगा कि रिसेंटली आंध्र प्रदेश पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन एक विधेयक है, वो पारित हुआ, जिसके बाद आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है उसको बनाया गया, किसको? अमरावती को। इससे पहले आपने सुना होगा कि एक बार आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी के बारे में बात की गई थी, एक तो अमरावती, दूसरी कुरनूल एंड तीसरी विशाखापट्टनम। और अभी फाइनल किया गया है किसको? अमरावती को। तो लास्ट हाई कोर्ट था वो आपका अमरावती में स्टैब्लिश किया गया था, पहले आपकी 24 थी। ओके, फिर आता है 16वां क्वेश्चन कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? तो ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा हाई कोर्ट के जो जज होते हैं
उनकी रिटायरमेंट की जो एज है वो आपकी 60 से 62 की गई थी। तो वो था आपका 7 वाला या 15 वाला या 42वां या 44वां। तो वो कौन सा था? तो वो 15वां था। 1963 में आपका ये हुआ था। 7वां आप सभी जानते हैं। एंड यहाँ पे जो 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये उसकी डेट 1963 है। तो 1963 में ये हुआ था जहाँ पे बात की गई थी कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उनकी जो एज है आपकी उनके जज की, वो आपका 65 वर्ष होगी। और जो हाई कोर्ट के जो जज है पहले आपके 60 वर्ष थे, लेकिन बाद में बढ़ा के उसको 62 वर्ष आपका किया गया था 15वां संवैधानिक संशोधन 1963 में। ओके, फिर आता है 17 जो क्वेश्चन है वो आपका योग्यता से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए कौन सा योग्यता का मानदंड है, लेकिन हाई कोर्ट न्यायाधीश के लिए यह योग्यता मानदंड नहीं है। ओनली ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए नहीं है। तो वो कौन सा है? भारत के नागरिक आपका दोनों के लिए है। 10 वर्ष का एक्सपीरियंस एज अ एडवोकेट के रूप में, वो आपका दोनों के लिए है, एक अधिवक्ता के रूप में। 10 वर्ष का न्यायिक पद, ये भी आपका दोनों के लिए है। तो प्रतिष्ठित न्यायविद आपका ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए है, वो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आपका यहाँ पे नहीं है। फिर आता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस पर भारित होती है, यानी जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको पेंशन कौन देता है? तो उनको पेंशन दी जाती है राज्य संचित निधि के द्वारा या आकस्मिक निधि के द्वारा या आपकी भारत की संचित निधि के द्वारा यानी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया या आपकी पब्लिक अकाउंट यानी लोक लेखा समिति के द्वारा। तो ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि उनका जो वेतन है वो आपका राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो कि राज्य की संचित निधि होती है। जो वेतन है, जो उनको सैलरी मिलती है जब वो आपका अपने पद पे होते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उनकी जो पेंशन है वो आपकी कौन देती है? वो आपका केंद्र सरकार देती है। तो वो आपका भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि, जो स्टेट का कंसोलिडेट फंड होता है वहां से, लेकिन जो आपका पेंशन है वो आपका भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे आपने सुना होगा कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, यानी उनकी जो शपथ दिलाते हैं उनकी वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन उनको रिमूव करते हैं कौन? राष्ट्रपति संसद की मतलब सलाह पे संसद। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उनको कौन ओथ दिलाता है? आपका जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, तो उनको दिलाई जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा और उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। फिर उनको ओथ दिलाते हैं कौन? राज्य के राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं वो। लेकिन वो त्याग पत्र किसको देते हैं? आपके राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र देते हैं। उसके बाद किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? तो वो आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत रिट का प्रोविजन यहाँ पे किया गया है। कुछ आपके परिसीमन आयोग से संबंधित प्रश्न है। आप सभी जानते हैं परिसीमन आयोग जो कि आपके निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए जो बाउंड्री है आपके वो डिसाइड करता है, और परिसीमन आयोग की जो सलाह होती है वो आपका उसको बदला नहीं जाता है, काफी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे 2029 हर जनगणना के बाद परिसीमन किया जाता है। आपको पता होगा कि 2026 में होना है उसके बाद। तो काफी इम्पोर्टेंट है ये आपका 1971 में किया गया था, वहां पे आपकी सीटें फिक्स की गई थी। उसके बाद आपका 2002 में किया गया, वहां पे आपकी फिर से सीटें वही फिक्स की गई थी जो 1971 में की गई थी। लेकिन अभी आपको पता होगा कि काफी न्यूज में रहा, परिसीमन आयोग की सीट बढ़ाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जनसंख्या के आधार पे जिसने कम मतलब जनसंख्या के आधार पे आपको सीटें दी जाती है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जैसे साउथ के, वो अपनी पॉपुलेशन कम करते हैं लेकिन उनको इसका फायदा नहीं मिलता है। तो ये आजकल काफी न्यूज में है। तो भारत में परिसीमन आयोग कितनी बार स्थापित किया गया है? तो परिसीमन आयोग अब तक कितनी बार स्थापित किया गया है? 4 बार।
तो ये हर एक जनगणना के बाद होता है। जैसे 1951 की जनगणना हुई थी, तो उसके बाद 1952 में और 1961 में जनगणना हुई होगी, उसके 1962 में, उसके हर 10 साल में, तो उसके बाद 1963 में स्थापित किया गया था, उसके बाद 1973 में, लास्ट 2002 में। तो 81 और 91 की जनगणना के बाद आपका कोई भी परिसीमन नहीं हुआ और आपका 2002 में परिसीमन हुआ। तो कौन सा अनुच्छेद संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाने का अधिकार देता है? यानी परिसीमन आयोग का जो बात है वो किसमें कही गई है? वो अनुच्छेद 182 में है या 170 में है या आपका 324 में है या 326 में है? आप सभी जानते हैं ये आपका अनुच्छेद 82 में है। तो 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एंड 326 में वोट देने का अधिकार यानी मत देने का अधिकार के बारे में बात की गई है, वोटिंग राइट के बारे में। तो अनुच्छेद जो 170 है वो राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन के लिए एक आर्टिकल है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर आता है निम्न में से कौन परिसीमन आयोग का सदस्य नहीं होता है? तो जो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो आपके परिसीमन आयोग के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? सेवानिवृत्त यानी रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हो वो, उसके बाद जो मुख्य चुनाव आयुक्त है आपके और राज्य चुनाव आयुक्त इसमें सदस्य होते हैं और ये आपके इलेक्शन कमीशन के साथ काम करते हैं। एंड उसके बाद आयोग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर का इनसे कोई लेना देना आपका नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका 24वां प्रश्न, तो लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या पर रोक किस वर्ष तक के लिए टाल दी गई थी? तो 2026 तक ये परिसीमन आयोग इस पे रोक लगा दी गई थी। कब? 2002 में। तो वहां पे फिक्स किया गया था वैसे ही जैसे आपका 1971 में किया गया था। तो वहां पे एक संशोधन किया, उसके द्वारा उसको बढ़ाया गया आगे के लिए। तो 2026 के लिए आप सभी को पता है कि 2026-27 में परिसीमन होना है, जैसे ही आपकी जनगणना होगी उसके बाद। तो मूल रूप से इसे 2001 की जनगणना के बाद हटाया जाना था, लेकिन संशोधन ने इसे क्या किया, 2026 तक के लिए रोक दिया। फिर आता है अमेरिका और ब्रिटेन में किस प्रकार की जो पार्टी सिस्टम है वो है। तो अमेरिका और ब्रिटेन की बात करें तो वहां पे मुख्य रूप से 2 दलीय प्रणाली है यानी 2 पार्टी सिस्टम है। और 2 पार्टी सिस्टम में क्या होता है, आपके बहुत सारे दल तो होते हैं लेकिन 2 पार्टी ही आपकी पावर में आती जाती रहती है। जैसे हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी कभी पावर में आती है, कभी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है आपकी रिपब्लिकन पार्टी वो आती है। वैसे ही ब्रिटेन में कभी लेबर पार्टी और कभी वहां पे जो दूसरी पार्टी है वो आती रहती है। वैसे जब हम बात करें एक दलीय व्यवस्था की, तो एक दलीय व्यवस्था कहाँ पे है? चाइना, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, आपने सुना होगा। इसके अलावा सोवियत संघ में भी आपकी पार्टी है जो पुतिन की पार्टी है आपकी, वही आपका बार बार पावर में आती रहती है। फिर आता है भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की राजनीतिक पार्टी के तहत काम करते हैं? तो भारत में हम सभी जानते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारी पार्टी है, कभी कोई पार्टी पावर में आती है, कभी कोई पार्टी, कभी आपकी गठबंधन सरकार बनती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम कितने राज्यों में 6% वैध वोट यानी 6% वैध वोट और 4% लोकसभा सीटों के साथ प्राप्त करने होते हैं? तो 4 या अधिक राज्यों में जब आप लोकसभा सीटें प्राप्त करते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। 4+ और राज्यों में 6% वोट के साथ लोकसभा सीट आपको मिलती है, तो आप एक राष्ट्रीय पार्टी तब बन जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी के लिए वैकल्पिक शर्त कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा सीटों का कितना प्रतिशत जीतता है, यानी जो अल्टरनेटिव शर्त है वो 3 या 3 से अधिक राज्यों में कितने % आपको सीट जीतनी है, वो है 2% सीट आपको क्या करना है, 3 उम्मीदवार को अलग अलग राज्यों में चुने गए हो। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर है राज्य पार्टी बनने के लिए राज्य विधानसभा चुनाव में 6% वोट के साथ कितनी विधानसभा सीटें जीतना आवश्यक है? तो 6% वोट आपके पास होने चाहिए और आपका 4 विधानसभा सीट। तो ये राज्य पार्टी बनने के लिए है और इसमें थोड़ा बदलाव कर दिया, 4 लोकसभा सीट वो आपकी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए वो है। ओके। फिर आता है 2011 में
जोड़ी गई शर्त के अनुसार राज्य में कुल वैध वोटों का कितना प्रतिशत प्राप्त करके कोई पार्टी राज्य पार्टी बन सकती है। तो 8% है टोटल। 2011 में एक शर्त इसमें जोड़ी गई थी। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे। एक बार इनको रिवाइज करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। 28 जनवरी 1950 को हुई थी और दिल्ली में हुई थी। इंटीग्रल जुडिशियल सिस्टम है भारत में, यानी एकीकृत न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट आपका सबसे ऊपर है, टॉप मोस्ट कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट ऑफ कंट्रीज को कहा जाता है। और सारे कोर्ट जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपना केस लेके आपका एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं वहां पे उस निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो अपील करता है आपका हाई कोर्ट में। उसके बाद उस निर्णय से आपका खुश नहीं होते हैं, उसके बाद आपके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट की संख्या पे। तो बात न्यायाधीशों की संख्या पे। तो यहाँ पे एक न्यायाधीश किस मतलब ये एक चीफ जस्टिस और 4 अन्य न्यायाधीश की बात की गई थी। जो मूल संख्या है आपकी न्यायाधीशों की। सुप्रीम कोर्ट भारत में केवल आपका एक ही है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की संख्या पे प्रश्न नहीं था। फिर आता है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या है 34। तो समय समय पे जो पार्लियामेंट होती है उनकी संख्या में आपका वृद्धि करती है। तो इसके बाद था न्यूनतम आयु के लिए आपका कोई प्रोविजन नहीं है। और ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। शपथ कौन दिलाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं आपके राष्ट्रपति। और वो त्यागपत्र किसको देते हैं, यानी अपना रेजिग्नेशन वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। फिर सेवानिवृत्त की आयु है 65 वर्ष। और ये आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आपकी 62 वर्ष से पहले आपकी 60 वर्ष थी। और यहाँ पे 15वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1963 में, उसके द्वारा 60 से आपकी 62 की गई थी हाई कोर्ट के लिए। महाभियोग हटाने का अधिकार, यानी इसको महाभियोग आप नहीं कहते हैं, इसको रिमूव करने का आधार कहते हैं। तो कदाचार अक्षमता के आधार पे इनको हटाया जा सकता है। तो आज तक कोई भी जज जो है उनपे आपका उनको हटाया नहीं गया था। तो हाल ही में एक जज थे जिनका नाम था आपका रंजन गोगोई, उनके खिलाफ आया था लेकिन वो आपका पूरी तरह से उस पर प्रोसेस नहीं हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं रंजन गोगोई नहीं, दीपक मिश्रा, पता नहीं कौन थे। फिर आता है आपका महाभियोग। तो अगर लोकसभा में शुरू होता है महाभियोग जो जज होते हैं उनके खिलाफ, तो वहां पे आपका रिमूव करने का जो आधार है तो लोकसभा के लिए 100 है और राज्यसभा के लिए आपका 50 हस्ताक्षरों की आवश्यकता होगी। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो केंद्र राज्य से जो विवाद होते हैं तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट किसके रूप में कार्य करता है, एक संघीय न्यायालय के रूप में आपका कार्य करता है, एज अ फेडरल कोर्ट के रूप में। तो वो आपका 131 में आता है। तो वहां पे 3 तरह से बात की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। रिट आपका व्यापक किसका जो क्षेत्र है वो है हाई कोर्ट का, यानी 226 के तहत हाई कोर्ट को आपका ज्यादा पावर दी गई। सलाहकारी किसमें है, 143 में। राष्ट्रपति यहाँ पे सलाह मांगते हैं लेकिन ये आपकी बाध्यकारी नहीं है। फिर आता है न्यायिक समीक्षा, ये 13 में दी गई है। जो असंवैधानिक कानून होते हैं उनको रद्द करने के लिए सक्षम बनाना। फिर है आपका, जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट तो प्रथम स्थापित हुए थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो 1861 में एक एक्ट आया था, उसके बाद 1862 में ये स्थापित किए गए थे। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है। एंड नेक्स्ट जो आपकी संरचना होती है वो आपकी संरचना क्या है, और वहां पे हाई कोर्ट संशोधन आपका आया था कब, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। तो वहां पे 2 और मोर स्टेट के लिए आपके एक ही हाई कोर्ट बनाने की अनुमति दी गई थी। 15 क्वेश्चन इज, वर्तमान हाई कोर्ट कितने हैं आपके, 25 है, जो कि 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में है। एंड जो रिटायरमेंट एज है आपके हाई कोर्ट के, तो वो आपका 62 वर्ष है, उसको आपका 60 से 62 किया गया था लास्ट में संशोधन के द्वारा। एंड उसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में नहीं है। तो वो है आपकी प्रतिष्ठित न्यायाधीश के लिए। इसके अलावा हाई कोर्ट के लिए 10 वर्ष का आपका न्यायिक पद आवश्यक होता है। फिर आपका आता है वित्त की पेंशन की बात करें तो वो आपकी भारत की संचित निधि से दी जाती है, लेकिन वेतन जो है राज्य सरकार आपका देती है। उसके बाद आता है आपका शपथ दिलाना। तो नियुक्त करते हैं हाई कोर्ट के जज को राष्ट्रपति, लेकिन उनको शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है आपके राष्ट्रपति के द्वारा।
फिर आता है आपका हाई कोर्ट किस आर्टिकल में है, आपका रिट की प्रोसेस जो है 226 में है। तो ये आपकी 5 प्रकार की रिट के बारे में बात की है। परिसीमन अब तक कितनी बार स्थापित हुआ है, तो वो आपका 4 बार स्थापित हुआ है, 1952 में, 1963 में एंड 73 में एंड 2002 में। तो एक वोट एक मूल्य पर आधारित है। उसके बाद संसदीय अधिनियम अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग के लिए बात की जाती है और राज्य के लिए परिसीमन आयोग 170 में आपका दिया गया है। इसके अलावा गैर सदस्य जो परिसीमन आयोग के सदस्य नहीं होते हैं वो है प्राइम मिनिस्टर, और सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड राज्य के इलेक्शन कमीशन जो आते हैं वो आपका किस में आता है, 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। उसके बाद परिसीमन तो 2026 तक इस पे रोक लगा दी गई थी 2001 में। तो उसके बाद आता है यूके यूएस में द्विदलीय प्रणाली है, 2 प्रमुख राजनीतिक समूहों का प्रभुत्व है। फिर आता है भारत फ्रांस स्विट्जरलैंड में बहुदलीय पार्टी है, यहाँ पे बहुदलीय मतलब दल प्रणाली है। फिर आता है वोट, राष्ट्रीय पार्टी के लिए आपको क्या करना है, 6% वोट प्लस 4 राज्यों में लोकसभा सीटें, केवल 6% वोट और 4 राज्यों में 4 लोकसभा सीट। तो ये आपका राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्त है। फिर है राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्त दूसरी क्या है, शुद्ध सीट नियम। तो 3 राज्यों में 2% आपको लोकसभा सीट जीतनी है तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। फिर आया राज्य पार्टी के लिए, तो 8%, 6% वोट और 2 सीटें, तो ये शर्त है। फिर लास्ट में फ्लैट वोट सिस्टम इज 8%, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये थे आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और परिसीमन आयोग। उसके अलावा जो राजनीतिक दल है उनसे संबंधित कुछ बेसिक प्रश्न। तो आपका क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।